Why is Joshimath sinking? दोस्तों, इस साल की शुरुआत हुई थी एक ऐसी खबर से जिससे पूरे भारत में दहशत फैल गई थी। खबर थी देवभूमि उत्तराखंड में बसे जोशीमठ शहर के हर घर, हर सड़क पर पड़ने वाली दरारों से ये तय हो गया कि शहर किसी भी रोज धरती में समा सकता है, जिसके बाद वहां के सभी लोगों को उस शहर से निकालकर पूरे शहर को खाली करवाया गया। अभी सब लोग इस इंतजार में थे कि ये शहर एक कमजोर डाली की तरह बस पेड़ से गिरने ही वाला है कि तब तक एक खबर ने लोगों को और चौंका दिया। खबर है इस साल 4 धाम के लिए गुजरने वाला लाखों लोगों का कारवां इसी जोशीमठ से गुजरेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले गुजरता था। और लाखों गाड़ियां इस शहर से यात्रियों को बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आगे लेकर जाएंगी। अब ऐसे में ये हो कैसे रहा है और सरकार आखिर क्यों लाखों लोगों के जीवन के साथ ऐसा रिस्क ले रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। और ये भी कि अगर ऐसे ही लाखों लोग इस शहर से गुजरे तो जोशीमठ का क्या होगा। दोस्तों, आपको बता दें इस साल यानी 2023 में 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है और अब तक इस साल 4 धाम की यात्रा को जाने के लिए करीब 1.25 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अब आते हैं मेन इशू पर। दरअसल 4 धाम यात्रा के रूट पर ही जोशीमठ भी पड़ता है। यात्रा शुरू होने में 2 महीने का समय रह गया है, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह गड्ढे बन जाने और वाटर सोर्स फूटने की खबरें आ रही है, जिससे ये पूरा हाईवे ही इस समय यात्रा के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। फिर भी सरकार को ये उम्मीद है कि वो 22 अप्रैल तक सब सही कर देगी। लेकिन सरकार के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जिससे वो सब कुछ जो कुछ हफ्तों में सही कर देगी। अभी की हालत बताएं तो सड़कों पर ये ताजे गड्ढे 10 फीट तक भी गहरे हैं, लेकिन जोशीमठ के पास तो हालत दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही है। जो बीते दिनों घटनाएं आई हैं, उनमें 20 फरवरी को जोशीमठ में रेलवे गेस्ट हाउस के पास करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। ये गड्ढा कोई आम गड्ढा नहीं बल्कि जोशीमठ के दरकने से जुड़ा है। इसके अलावा इसी जोशीमठ के पास के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर करीब 10 और बड़ी दरारें आने की खबर है। 26 फरवरी को भी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बुसवडियार के पास अचानक पानी बहने लगा था। बाद में कहा गया कि ऐसा खेती के लिए बनी पाइपलाइन फटने से हुआ। इस तरह से भले ही इस बात को छुपाया जा रहा है, लेकिन इसे छुपाकर सरकार खुद को बचा ले, लेकिन इसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि 26 फरवरी को ही जोशीमठ के मेन मार्केट के पास अचानक पहाड़ से पानी बहकर आने लगा। लोग डर गए कि इससे चट्टानें न खिसकने लगे। हालांकि दोपहर तक रिसाव बंद हो गया और चट्टान नहीं खिसका। अब ये तो हो गई घटनाएं। अब जरा यात्रा पर नजर डाल लें तो 4 धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री से गुजरती है। इसी में जोशीमठ एक ठहराव आता है, इसीलिए इस जगह पर सरकार आपदा प्रबंधन पर काम करने में लगी है। जोशीमठ रेलवे रिजर्वेशन केंद्र के सामने बद्रीनाथ हाईवे पर 2 दिन पहले हुए एक बड़े गड्ढे को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम में पत्थर डालकर भरने का काम शुरू किया है। हो सकता है इसे भी भर दिया गया हो, लेकिन ऐसे न जाने कितने गड्ढे तब होंगे जब इस शहर पर और भार बढ़ेगा, तब शायद उसे कोई भर भी ना पाए। इसके अलावा रोपवे तिराहे के पास भी एक बड़ा गड्ढा हो गया है। जोशीमठ और मारवाड़ी के बीच 10 किलोमीटर के दायरे में नई दरारें आने की बात जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के लोग भी मानते हैं। अब सवाल ये है कि अभी तो थोड़ी ही बारिश में गड्ढे बन रहे हैं, दरारें आ रही है। 2 महीने बाद जब यहाँ से हजारों वाहन और लाखों लोग गुजरेंगे तब क्या होगा, और जब भारी बारिश हुई तो क्या होगा। लेकिन उधर सरकारी ऑफिसर मामले को अंडर कंट्रोल बता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 4 धाम यात्रा के लिए जोशीमठ का ये रूट और बद्रीनाथ हाईवे क्या पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत जोशीमठ में डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल बनाया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी जोशीमठ शहर में कैंप बनाएगा। इससे कोई इमरजेंसी होने पर टीम राहत के लिए तुरंत पहुंच जाएगी। यानी कि सरकार को भी डर है कि कोई ना कोई आफत आ सकती है। तो ऐसे में इस आफत में इतने लोगों को भेजा क्यों जा रहा है? क्या देश में एक साल को 4 धाम यात्रा सुरक्षा के लिहाज से रोकी नहीं जा सकती?
आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस प्रदेश की जीडीपी का लगभग 16% हिस्सा टूरिज्म से आता है, जिसमें चारधाम यात्रा सबसे बड़ा रोल निभाती है। ऐसे में प्रदेश की कमाई को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने यात्रा को इतने बड़े खतरे के बाद भी जारी रखा है। वैसे कहा जा रहा है कि पर्यटन विभाग इस साल चारधाम यात्रा में यात्रियों की सीमा तय कर सकता है। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। अब देखना होगा कि आखिर लिमिट कितने पर सेट होती है और उस पर एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है या नहीं। अब ऐसे में भले ही उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटी हो, लेकिन जोशीमठ के लोगों को अब भी चिंता है कि उनके घर कैसे बचेंगे, वो कहाँ रहेंगे। दरारें लगातार बढ़ रही हैं और दरके हुए घरों को छोड़कर कैंप और दूसरी जगह पर रह रहे लोगों को परमानेंट रेजिडेंस और मुआवजा नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि नरसिंह मंदिर को जाने वाले रास्ते में नई दरारें दिख रही है। यही रास्ता जोशीमठ से बद्रीनाथ को जाने वाला मेन मार्ग है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जोशीमठ से मारवाड़ी जाने वाले रास्ते में भी नई दरारें देखने में मिली हैं। इस रास्ते का इस्तेमाल यात्री बद्रीनाथ से लौटने के लिए करते हैं और ये बाद में जोशीमठ के मुख्य शहर से होकर गुजरता है। जोशीमठ में घरों के दरकने का सिलसिला 50 दिन पहले शुरू हुआ था। शुरुआत में तो जोरों शोरों से चर्चा हुई, दिन रात टीवी पर कवरेज आई, लेकिन अब जोशीमठ पर किसी का ध्यान नहीं है। करीब 50 दिन से जोशीमठ आपदा के पीड़ित सरकारी दफ्तरों में धरना दे रहे हैं। कई बार मशाल जुलूस और रैलियां भी निकाल रहे हैं। लोगों का आरोप है कि सरकार सिर्फ टालमटोल कर रही है। आपदा प्रभावितों के लिए रिसेटलमेंट, डिस्प्लेसमेंट और कंपनसेशन अमाउंट क्या है, इसकी घोषणा सरकार को जल्द करनी चाहिए। लोगों के रहने का इंतजाम करना भी सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार उनको कहीं बसाने की जगह और लोगों को इसी दलदल में ले आने वाली है। 900 परिवारों ने घर छोड़ा, होटल रिश्तेदारों के घर में रह रहे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जोशीमठ शहर में अब तक कुल 868 घरों में दरारें आई है। वहीं 181 घर अनसेफ जोन में है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके गांधीनगर, सिंहधार, मनोहर बाग और रविग्राम है। करीब 900 घरों से विस्थापित हुए लोगों को सरकारी बिल्डिंगों और होटल्स में ठहराया गया है। जोशीमठ के करीब 40 प्राइवेट होटलों में डिस्प्लेस्ड परिवारों को रखा गया है, जो अब तक इन्हीं होटलों में रह रहे हैं। करीब 149 परिवार या तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं या फिर किराए के मकान में रहने लगे हैं। सरकार का दावा है कि अब तक पीड़ितों को उनके नुकसान के आधार पर 5,000 से 1 लाख रुपए प्रति परिवार की मदद की गई है। इस पर 6 करोड़ 34 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। प्रशासन ने करीब 900 घरों पर रेड क्रॉस का निशान लगाया है, यानी ये रहने के लिहाज से सुरक्षित नहीं है। अब ऐसे में जब जोशीमठ के सारे होटल वहां के आपदा पीड़ितों से भरे हैं, फिर चारधाम यात्रा वाले यात्री कहां ठहरेंगे, क्योंकि जोशीमठ एक ठहराव है। अब ऐसे में होगा यही कि जैसे ही यात्रा करीब आएगी, सरकार जल्दी जल्दी इन लोगों को कहीं और भेज देगी और होटल्स को यात्रियों के लिए उपलब्ध करवाएगी। अब अगर ये तैयारी है किसी गवर्नमेंट की, तो आप बाकी के हालात समझ ही सकते हैं। अब मान लेते हैं कि होटल खाली करवा भी लेते हैं, तो भी जोशीमठ के कई होटल भी इस समय डेंजर जोन में आ चुके हैं। जो होटल डेंजर जोन से बाहर है, वहाँ पहले से ही पीड़ितों के परिवार रह रहे हैं। यानी कि अभी की स्थिति को अगर सरकार बरकरार रखती है, तो कुछ और बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जोशीमठ में चारधाम यात्री रुका करते थे, वो इस बार मुमकिन नहीं है। यात्रियों के रुकने के लिए जगह ही नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए कि अगर यही हालात रहे तो यात्रा कैसे होगी। इस पर भी सरकार अभी साफ साफ कुछ नहीं कह रही है। हर बार चारधाम यात्रा के पहले मालिक अपने होटल्स की मरम्मत कराते थे। इस बार मरम्मत का टाइम ही नहीं मिला। होटल मालिक डर रहे हैं कि अगर वो अपने होटल की मरम्मत में 3 से 4 लाख रुपए खर्च करें और कल को होटल में दरारें आ जाएं, तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से इस बार होटल्स के भी हालात ठीक नहीं है। और तो और शहर में डर का माहौल है। जिन घरों में दरारें आई थी, वे दरारें बढ़ रही है। कुछ नए घरों में भी दरारें दिख रही है। ऐसे माहौल में चारधाम यात्रा कैसी होगी, समझ नहीं आ रहा। यहाँ तक कि उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि जिन रास्तों पर आम ट्रैफिक में 10 फीट के गड्ढे बढ़ रहे हैं, उनके लाखों गाड़ियां गुजरने पर क्या होगा। अभी के लिहाज से जो तस्वीर बन रही है, उस हिसाब से तो इस बार की यात्रा बिल्कुल भी संभव नजर नहीं आ रही। और अगर ये सरकार की मनमानी में जबरदस्ती संभव करवाई जाती है, तो उत्तराखंड में एक बार फिर से भयंकर तबाही आ सकती है। और इसके जिम्मेदार सिर्फ वो लोग होंगे जो पैसे की लालच में इसे जारी रख रहे हैं।
खैर, आपको क्या लगता है, आपकी इस मामले में क्या राय है? कैसी खतरनाक कंडीशन में यात्रा होनी चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।